देखिए, आप लोगों के पास में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं? इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है ना। देखिए, जब तक आपके पास में लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या जा रहा है। देखिए, तैयारी करने का मतलब सिर्फ तैयारी करना नहीं है कि यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। तो तैयारी करने का मतलब है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और ट्रेंड्स को जाने कि हमारा जो एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो जो पूछ रहा है तो वो एक्चुअल में क्या है। क्योंकि टॉपिक वही रहता है लेकिन उसमें कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है तो वो पता हमें जो है क्वेश्चन पेपर को ध्यान में देखने के बाद ही पता चलता है। देखिए, अगर आप जो है 2019 से 2024 तक का पेपर देखेंगे है ना, ये 5 ईयर का अगर आप जो है क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस समय अब मेंस की तैयारी करना जो है इतनी आसान बात नहीं रही है ना। ये बच्चों का खेल नहीं रहा है और उसके लिए आपको जो है ज्यादा कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप जो है इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ आप जिंदगी भर जो है पढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो गोल ओरिएंटेड है ना। ये सिर्फ पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं रहे कि ठीक है पढ़ रहे हैं। भाई, हम पढ़ रहे हैं एक निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास में तो सिलेबस हो। दूसरा, हमें जरूरी, चूंकि हम मेंस की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास में मेंस का सॉल्व या अनसॉल्व जैसा भी आप कंफर्ट महसूस करें वह भी आपके पास हो, है ना। और जो पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उस पेपर के प्रश्न भी देखें कि क्या पूछा जा रहा है ना। जैसे आज हम जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्य, है ना। देखिए, मूल कर्तव्य, तो जैसे जो है हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो ये आपको जो है क्वेश्चन पेपर में भी देखना है उठाकर कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी पर अभी तक क्या प्रश्न पूछा जा चुका है ना। फिर तभी तो जाके हम जो है ये देख पाएंगे कि हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेंस में हमें सिलेबस को फॉलो करना है। देखिए, वैसे तो जो है 95% चीजें जो है सिलेबस से ही पूछी जाती है। अगर आपने अपने सिलेबस को जो है बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके रखा है तो उसके बाहर से चीजें नहीं आनी है। लेकिन अगर आपको पेपर और सिलेबस ही नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आप अपने भविष्य को भी चौपट कर रहे हैं, है ना। और इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई तीसरा थोड़ी भुगतने वाला है। कोई तीसरा क्यों भुगतेगा? भाई, अगर आप जो है माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, तो उसका नतीजा आप खुद भोगेंगे। देखिए, मूल कर्तव्य, अब इसमें जो है चूंकि 2 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सामान्य रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि इस पर जो है 10 मार्क्स का तो प्रश्न पूछा जाना मुश्किल है। मूल कर्तव्य पर
10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाना मुश्किल है। इस पर 2 नंबर और 7 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते है ना। देखिए अब इसकी जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सी चीज आपसे पूछ ली जाए, है ना। तो ये पहले से कैसे कहा जा सकता है। तो बेसिक से एडवांस तक की चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए फंडामेंटल राइट की जो बेसिक चीजें हैं वो इस तरीके से है कि पहली बात तो यह है कि यह मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। था क्या? जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो उस संविधान में ये नहीं था, है ना। देखिए इसका प्राविजन जो है इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल में लाया गया। मतलब इंदिरा गांधी के प्रथम में भी नहीं लाया गया, है ना। इसको सेकेंड टर्म में लाया गया और इसके लिए जो है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। वैसे तो एक फैक्ट आपको याद करना होगा कि 42वें संविधान संशोधन ही जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया और चूंकि संविधान में मूल कर्तव्यों की जो उपस्थिति बनी है तो ये 42वें संविधान संशोधन के बाद ही बनती है ना। तो इसलिए यहां फैक्ट जुड़ जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखिए फैक्ट आपको याद करना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? 8, है ना। 8 जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11, है ना। देखिए 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़े गए और वर्तमान में चूंकि एक 86वां संविधान संशोधन से एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया और इस तरीके से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, है ना। 11 हुई या नहीं हुई? इनकी संख्या जो है 11 हो जाती है। देखिए इन्हें संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। इनकी संख्या 10 थी, जो जोड़े गए इनकी संख्या 10 थी। संविधान में भाग 4(1) अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया। संविधान का भाग 4
पार्ट 4A और एक आर्टिकल बनाया गया आर्टिकल 51A और इसमें इसको जोड़ दिया गया। बात क्लियर हो रही है क्या? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है ना? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है ना? क्यों 11 है? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाया गया था। किसके शासनकाल में लाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में लाया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन से 11वां कि माता पिता या अभिभावक जो भी हों तो उनको जो है अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य दिया गया है ना, कि वो अपने प्रतिपाल्य को या अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का जो है प्राविजन करेंगे, उसका ड्यूटी जो है निभाएंगी, है ना। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी कुल संख्या 11 हो गई। देखिए संविधान में इनको जोड़ने की प्रेरणा जो है हमें कहां से मिलती है? सोवियत संघ। सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में हम रूस भी कहते हैं, है ना। क्योंकि 1991 में जो है चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब आपके पास में जो है यूएसएसआर जैसी कोई संस्था कोई संगठन तो है नहीं, और विघटन होने के बाद रशिया ही जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए यह जवाब भी सही है कि मूल कर्तव्यों की जोड़ने की जो प्रेरणा है हमें रूस से मिली, या सोवियत संघ कह सकते हैं या रूस कह सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगे वो आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जितनी बातें मैंने आपको बताई इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें नहीं थी, है क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात? ये सब बेसिक बात है ना, ये सब आपकी जो है बेसिक बातचीत है ना, कि मूल संविधान में नहीं थे, इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल में इन्हें जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इसके लिए किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। इन्हें संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इनकी संख्या 10 थी। भाग 4A में अनुच्छेद 51A में वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया और ये काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया और इनकी जोड़ने की प्रेरणा जो है हमें रसिया या सोवियत संघ से मिली थी। देखिए ये इसके बेसिक चीजें हैं। अब चूंकि देख रहे हैं हम कि बेसिक चीजें वर्तमान में हमारी मेंस की एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछी जा रही है ना। अगर आप देखेंगे तो बेसिक चीजें बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि वो बेसिक चीज नहीं पूछेगा, है ना। हो सकता है किसी बार जो है वो बेसिक ही पूछ ले, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भाई बेसिक चीजें मत पढ़ो, बेसिक तो पढ़ना है, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है कि एडवांस चीजें ज्यादा पूछी जा रही। अब मूल कर्तव्य में एडवांस चीजें क्या है? तो एडवांस चीजें हैं कि मूल कर्तव्यों को लिखो, ये अब पूछ लिया उसने सीधे, है ना।
मूल कर्तव्यों को लिखो। अब मूल कर्तव्य तो तभी लिखोगे ना जब याद होंगे, है ना। पेपर में तो आ गया मूल कर्तव्यों को लिखो, अब याद ही नहीं है तो क्या लिखोगे, पत्थर। तो सीधी सी बात है कि 11 मूल कर्तव्य हमें याद होना चाहिए, है ना। जैसे पहला लिखा है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। देखिए अगर ये प्रश्न आपसे 7 मार्क्स में आता है तो इतना लंबा लंबा आप नहीं लिख सकते। आप शॉर्ट में आप लिखेंगे संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के आदर करने की बात, है ना। देखिए संविधान शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज के आदर करने की बात मूल कर्तव्य के रूप में कही गई है। दूसरा कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को माने। देखिए शॉर्ट में इस तरीके से हम बना सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को माने, है ना। क्या करें, उसको स्वीकार करें, हृदय में संजोए रखें, यानी माने। और जब मानेंगे तो तभी जाके जो है उसको जो है आप अपने जीवन व्यवहार में भी लाएंगे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, है ना। राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखें। चौथी बात है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। देश की रक्षा करना यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। देखिए अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, है ना। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारतीयों को जो है आप अलग माने, उनके साथ आप जो है दोयम दर्जे का व्यवहार करें, है ना। या भारत में आपके धर्म से अलग जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं तो उनको जो है आप उपेक्षित नजरों से देखें। सबके साथ आपको जो है भ्रातृत्व की भावना रखना है ना। तो समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना और स्त्रियों की अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। देखिए वे सारी बातें, वे सारे रिचुअल्स जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, है ना, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, तो उनको सबको क्या करना है, हमें हटाना है, उनको दूर करना है। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है ना। और हम देखते हैं कि संविधान जो है स्त्री हो या पुरुष हो,
सबको समान भागीदारी देता है ना। क्योंकि प्रकृति की संरचना है कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और दोनों का निरंतरता में बहुत बड़ा योगदान है। भाई अगर स्त्री पुरुष ना होंगे तो मानव जाति की निरंतरता को आप बना के कैसे रखेंगे, है ना। क्योंकि संतान उत्पत्ति करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, और दोनों ही जो है महत्वपूर्ण कड़ी है ना। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसीलिए कहा गया है कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं और राष्ट्र अमर रहता है ना। इसलिए उसमें से जो है किसी को आप दोयम दर्जे का नहीं मान सकते। देखिए इसके बाद कहा गया है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामासिक कंपोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति, संस्कृति बनाए रखना भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है। क्योंकि भारत है बहुभाषी बहुधर्मी लोगों का देश है। यहाँ ईद भी होती है तो यहाँ क्रिसमस भी होता है, तो यहाँ दिवाली भी होती है, तो यहाँ लोहड़ी भी होती है ना। तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न धर्म के लोग जो है निवास करते हैं, तो सबकी संस्कृतियों को सबको बराबर महत्व प्रदान करना ही सामासिक संस्कृति कहलाती है। देखिए कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा करना भी एक फंडामेंटल राइट है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा करना भी एक फंडामेंटल राइट। क्योंकि जब आप शब्द लिख देते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, तो उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव अंडरस्टूड के रूप में आ जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद का विकास करना। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है तर्कयुक्त किसी विचार को स्वीकार करना, है ना। यानी अंधविश्वास, अंधविश्वासी परंपराओं को समाज से, अपने जीवन से दूर करने, है ना। मानववाद का मतलब होता है कि मानव को ही सब कुछ माने, है ना। क्योंकि दिनकर कितनी अच्छी पंक्तियां लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र। श्वानों मतलब श्वान मतलब कुत्ता। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोदी से लिपट लिपट जाड़ों की रात बिताते, है ना। तो आपको जो है गरीब अमीर के भेदभाव को मिटाना है, हर व्यक्ति का सम्मान करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में आपको मदद करना है। और ज्ञान ही वो परंपरा है जो मानव को आगे जो है ले जाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, सहायक होती है ना। क्योंकि ज्ञान का ही धरातल है जिससे मानव में जो है विकास की भावना आगे बढ़ती है। देखिए आगे कहा गया सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। सार्वजनिक संपत्ति
को सुरक्षित करना यह भी एक फंडामेंटल राइट। क्या है? यह भी एक मूल कर्तव्य है। आगे कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले, है ना। यानी जो तरक्कियां हैं वो व्यक्तिगत भी करना है, सामूहिक भी करना है। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति करना, एंड लास्ट में 11वां मूल कर्तव्य की बात है कि अनिवार्य शिक्षा बच्चों को प्रदान करें, है ना। चाहे वो आपके खुद के बच्चे हों या ऐसे बच्चे हों जिनके आप अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आप उसके जो है प्रतिपाल्य हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष होगी, तो अनिवार्य शिक्षा, जिसका मतलब 8वीं तक की शिक्षा होती है, को जो है आप जो है उसको प्रदान करवाएं। बात क्लियर है क्या? देखिए ये मूल कर्तव्य है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है ना। थोड़ा सा किताब में जो है डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये मैंने शॉर्ट किया। देखिए ये एक एडवांस प्रश्न है। एडवांस प्रश्न इसलिए है कि जब तक आपको जो है मूल कर्तव्य याद नहीं होंगे तब तक आप कर क्या लेंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एडवांस की तरफ हमें जाना है। देखिए अब एक एडवांस प्रश्न ये पूछ ले वो कि संविधान में मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए? क्यों जोड़े गए, है ना। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये संविधान में जोड़ दिए गए, है ना। एक ये भी एडवांस प्रश्न है। तो देखिए हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन था, मूल अधिकारों का वर्णन था, और ये राज्य के विरुद्ध थी। नागरिक और व्यक्ति इन मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। समय के साथ यह महसूस होने लगा कि अरे नागरिकों के भी तो कोई कर्तव्य होने चाहिए। भाई सिर्फ उनको अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, अब उनको भी जो है कुछ कर्तव्य होनी चाहिए, कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, है ना। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मूल अधिकारों का संतुलन नहीं बना रहेगा। तो संतुलन बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्यों का होना जरूरी माना गया। किसके लिए? ताकि मूल अधिकारों के साथ जो है एक बैलेंस बना रहे। नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, देखिए जब तक ड्यूटी नहीं दी जाती है तब तक आप जो है जागरूक नहीं होते, है ना। जब घर वाले आपको जो है कुछ जिम्मेदारी सौंपते हैं तो शुरू में आप कुछ ठीक भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल धीरे धीरे व्यक्ति बनने लगते हैं, है ना। और उसी स्टेप टू स्टेप सीखते 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 आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाया जाए? तो उसके लिए जो है जागरूकता जरूरी है, और ये जागरूकता लाने के लिए जो है मूल कर्तव्य होना जरूरी है ना। अन्य राष्ट्रों से प्रेरणा
जैसे यूएसए के संविधान से हमें ये मोटिवेशन मिला है ना कि भाई मूल कर्तव्य होना चाहिए, है ना, मूल कर्तव्य तो होना चाहिए। तो वहां से एक हमें मोटिवेशन मिल गया और उस मोटिवेशन को ध्यान में रखकर ही जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कह दी, है ना। संविधान को वास्तव में क्रियान्वित करना, देखिए बिना नागरिकों के संविधान को आप जमीन में नहीं उतार सकते, है ना, कि सिर्फ सरकार जो है ये काम करती रहे तो ये काम संभव नहीं है क्या? नहीं है। तो संविधान को रियली में आप कब उतार पाएंगे? जब जिम्मेदार व्यक्ति हो, है ना। सहभागिता प्राप्त करने में, पार्टिसिपेशन प्राप्त करने में, सहभागिता प्राप्त करने में देश तभी आगे जाएगा जब शासन और नागरिक दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करें, दोनों आपस में जो है पार्टिसिपेशन करें और आगे बढ़ने का एक संकल्प लें, तभी जाके जो है हम विकास के रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो कारण है जिनसे ये कहा जा सकता है कि मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, है ना। क्योंकि सिर्फ मूल अधिकार होना ये अनबैलेंसिंग था, तो संतुलन बनाए रखने के लिए जो है मूल कर्तव्यों का होना जरूरी है। जब अधिकार है तो कर्तव्य भी होना चाहिए, जब राइट्स है तो ड्यूटी भी होना चाहिए, है ना। जागरूकता लाने के लिए अन्य राष्ट्रों से प्रेरणा के कारण भी इनके जोड़े जाने की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान को वास्तव में क्रियान्वित करना भी एक उद्देश्य था, सहभागिता प्राप्त करना भी एक उद्देश्य था। तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो है हमारी इंदिरा गांधी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति से कहा गया कि आप जो है इस बिंदु पर विचार करें। समिति ने विचार विमर्श करने के बाद 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। ये बात भी आपको वहां लिखना नीचे। लेकिन जब इनको जोड़े जाने के लिए 42वें संविधान संशोधन को संसद में पेश किया गया तो इनकी संख्या 10 थी और ये 10 रूप में जोड़ दिए गए। चूंकि इनको शासन ने हमेशा महत्वपूर्ण माना और यही कारण है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एक 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ दिया गया। बात समझ में आ गई? तो यह भी एक एडवांस टाइप का प्रश्न है। देखिए अब एक एडवांस टाइप का प्रश्न यह भी है कि मूल कर्तव्य के लिए सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया है ना? देखिए प्रश्न है कि क्या कोई नागरिक, चूंकि जब संविधान का भाग 4A आप पढ़ते हैं तो उसका टाइटल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सीधे लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अब मान ले कि कोई व्यक्ति है जो संविधान का आदर नहीं करता है, देश की रक्षा में सहभागिता नहीं करता है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिए? और सजा नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई, है ना? तो पहली बात तो यह है कि सजा का प्रावधान नहीं है, का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? कारण, व्हाट आर रीजन? तो पहली बात तो यह है कि जब
ये सब लागू किया गया तो ये माना गया कि भारत में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर मूल कर्तव्यों को नहीं मानता है तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति शिक्षा के अभाव के कारण ऐसा कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सजा देने की बजाय उसको शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ाए, है ना। जागरूकता की कमी को माना गया, जागरूकता का अभाव है ना। ये दो बड़े रीजन जो है हमारी कोर्ट ने माने, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी वाद में ये कहा कि मूल कर्तव्यों के लिए सजा की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये निंदनीय है, ये निंदनीय है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके उस कृत्य की जो है निंदा की जानी चाहिए। जैसे घर परिवार में होता है कि अगर बच्चे सही काम नहीं करते हैं तो उनको डांटा डपटा जाता है, उनकी निंदा की जाती कि नहीं की जाती। और निंदा करने का उद्देश्य क्या होता है, सुधार, है ना। ठीक है, हमारे साहित्य में भी कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। अगर आपकी कोई निंदा नहीं करता है इसका मतलब है कि वो आपका सही मित्र नहीं है, आपका सही परिवेश नहीं है ना, क्योंकि आप आइडियल तो नहीं है, आप में कमियां हैं, और वो कमियां तभी दूर होंगी जब कोई आपकी निंदा करे। भाई आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं मस्त, किसी को कोई परवाह नहीं है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप बिगड़ रहे हैं। भाई एक तो आप लेट उठ रहे हैं जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दूसरी बात यह है कि जब आप 10 बजे सो के ही उठेंगे तो करेंगे क्या, भाई करेंगे क्या, नहा धो के 1 बजे तैयार होंगे तो आप जो है कर क्या पाएंगे। दुनिया के सारे ऑफिस जो है 10 बजे से स्टार्ट हो जाते, आपको कौन नौकरी में रखेगा। आप कोई बिजनेस खोलेंगे तो कौन सा चलेगा है, और जब चलेगा ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सुबह उठा जाए, तो कोई ये बताए कि बेटा आपकी हरकतें गलत है ना, आपको किसी भी हालत में 6, 7, 8 बजे उठना ही चाहिए। भाई 8 बजे भी उठो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे आपके बाद से तैयार हो और आप 10 बजे तक जो है अपने काम पे लग जाओ, है ना, ताकि आप जो है 8-10 घंटे तक काम करते हैं तो शाम को 6 बजे तक आपका काम फिनिश होगा। और रोज अगर आप 8-10 घंटे काम करते हैं तो आप अपने आप को आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तो निंदा करना जरूरी है, तो ये निंदनीय है। और साथ में कहा गया कि प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास ये करने पड़ेंगे कि पहली बात तो जो है इनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भी कोई कर्तव्य है। भावनाएं व्यक्तियों में आए। आज हम देखते हैं कि लोगों में जो है इस तरीके से राष्ट्र की भावना भर गई है कि जब भी राष्ट्र से संबंधित कोई बात आती है तो लोग एकजुट होते है ना। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, को बढ़ावा दिया जाए, और जब महिला और पुरुष दोनों ही जो है शिक्षित होंगे तो उनके दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन होगा। पुरुष महिलाओं से संबंधित उन परंपराओं का भी जो है परित्याग करेंगे जो उनके सम्मान के विरुद्ध है। करेंगे या नहीं करेंगे, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जागरूकता बढ़ाई जाए और कहा गया कि धीरे धीरे इन सब प्रयासों का ये प्रतिफल हमारे पास आएगा कि लोग मूल कर्तव्य मानेंगे। ठीक है ना, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये रीजन है
जिसके थ्रू जो है इनको पनिशेबल नहीं किया गया है, इनको सिर्फ क्या किया गया, सेंसरेबल, निंदनीय ही बनाया गया है। तो बात यहां से क्लियर होती है भी, एक एडवांस प्रश्न के रूप में हमें दिखाई पड़ता है कि मूल कर्तव्य के लिए सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। तो पहली बात तो यह कि सजा का प्रावधान नहीं है, जिसका कारण है कि जब ये लागू किए गए उस समय शिक्षा का अभाव था, जागरूकता का अभाव था, और इसीलिए माना गया कि ये सिर्फ निंदनीय है और लोग इनको माने, इसके लिए इनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ाई जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है लोग जो भारत के नागरिक हैं इनको फॉलो करेंगे, इनको स्वीकार करेंगे। देखिए ये एक टॉपिक था, इस टॉपिक पर जो है इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ एडवांस टाइप के जो है 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि महिलाओं के बारे में मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, अब ये आपसे पूछ ले। इसका मतलब है कि अब आपसे वो ये जानना चाहता है, अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से मूल कर्तव्यों को पढ़ रखा है तो यह बात आप बता देंगे, है ना, कि मूल कर्तव्य में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया, क्या बताएंगे आप? हाँ, है ना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, क्या कहा गया है ना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, यह मूल कर्तव्य में कहा गया है ना। इसी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि सामासिक संस्कृति का तात्पर्य समझाइए, है ना। देखिए मूल कर्तव्य में जो चीजें प्रयुक्त की गई हैं उनको निकाल कर आपसे वो पूछ रहा है ना। सामासिक संस्कृति, आप इसका जवाब लिखेंगे मिश्रित संस्कृति से है, भारत बहुभाषी बहुधार्मिक देश है, इसलिए सामासिक संस्कृति को बनाए रखने की बात कही गई है ना, को बनाए रखने की बात कही गई है। तो देखिए इस तरीके से जो है एडवांस प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये सारे प्रश्नों के जवाब आप बहुत बेहतर तभी दे पाएंगे जब प्राइमा फेसाई जो है आपके पास मूल कर्तव्य याद हो, है ना। जब तक मूल कर्तव्य याद नहीं है, कितनी भी बकवास कर लो वो सिर्फ बकवास ही बनी रहेगी। तो उसके लिए जो है पहला और परम दायित्व है कि हम फंडामेंटल ड्यूटी को तैयार कर लें, ठीक है, इतना सा इसको तैयार कर लो, काम अपना हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, है ना, और आंसर पेपर में भी आप देखते रहो कि क्या पूछा जा रहा है। ओके।